नया जो यूथ है उनको नए गाने अपील करते हैं। तो मुझे लगता है उनको धर्म से जोड़ने के लिए अगर हमने वो ट्यून ली है तो मुझे उसमें उतनी बुराई नजर नहीं आती। नमस्कार, मैं हूँ रूपेश जैन और आप देख रहे हैं खबर टाइम महफिले गुफ्तगू। तो आइए मिलते हैं और करते हैं कुछ सुंदर सी बातें और जानते हैं एक दूसरे के बारे में। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काटता है, जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर टाइम मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ और आपका स्वागत करता हूं हमारे नए नवेले शो में जिसका नाम है महफिले गुफ्तगू। सबसे पहले आज हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे सिंगर जिन्होंने अपने भजन की धुन से हर किसी को मनमोहित कर दिया है। अगर मैं इनके बारे में बोलने जाऊंगा तो शायद मैं पूरा दिन निकाल सकता हूं क्योंकि ये मेरे भी आइडल हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान रूपेश जैन की, जो जैन भजनों की पहचान माने जाते हैं। आइए इनसे आज हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि रूपेश से रूपेश जैन सिंगर बनने की कहानी कैसी रही आपकी? सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक यू, विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाने के लिए। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। अब जो आपका पहला सवाल है, आई थिंक इट इज अ जर्नी। ये बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड आई थिंक ये हुआ है, ओवर द टाइम हुआ है। और म्यूजिक मैं कह सकता हूँ कि आई वॉज गिफ्टेड विथ म्यूजिक। मैं शायद बॉर्न सिंगर रहा, जितना भी मुझे आता था इट वॉज आई गॉट इट फ्रॉम माई बर्थ। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे हम ग्रूमिंग करते हैं चीजों को। लेकिन आई नेवर डिसाइडेड टू बी अ प्रोफेशनल सिंगर। I got to be a singer accidentally, I would say professionally. मैंने कभी नहीं सोचा था। I was a student of microbiology and biotechnology and I was doing a job as a microbiologist in a multinational company. तो मुझे लगता नहीं था कि मैं सिंगर बन जाऊंगा, but somehow 2006 was the year जहां से मेरी लाइफ में एक यू टर्न आया and that यू टर्न वो उसने मुझे लीड किया to be a singer and now I am as a singer in front of you. और इस जर्नी में बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारी इसमें एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं जिन पे धीरे धीरे एंड अभी भी बहुत लंबी दूरी है तय करने के लिए। अभी तो बहुत छोटे स्टेप्स लिए हैं। सो आई थिंक इट्स सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि वो ऐसे कौन से पहले 4 वो पंक्तियां रही होंगी जिन्हें आपने पहली बार लिखा और सोचा कि यार इसको गाएंगे तो शायद भजन या गाना बन सकता है? अगर मैं याद करूं, मुझे लगता है एक सीरियल आता था डीडी दूरदर्शन हुआ करता था उस समय एंड उस पे जंगल बुक आई थिंक उसका नाम था। एंड जंगल बात चली है, पता चला है चट्टी पहन के फूल खिला है। आप सबने हमारे बचपन का आई थिंक आई वॉज वेरी मतलब मुझे लगता है मेरे बहुत ही बचपन के शुरुआती दिन थे वो, कुछ 5-7 साल का मैं शायद जब रहा होऊंगा, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। तो दैट वाज द सॉन्ग जिसके ऊपर मैंने पहली 4 लाइनें लिखी थी और मेरी डायरी में आज तक प्रिजर्व्ड हैं वो। आज हमने राग द्वेष का मार्ग छोड़कर सत्य अहिंसा को अपना लिया। वेरी बस बहुत कैजुअल जैसी लाइन्स थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो शुरुआत थी। लेकिन अगर आप कहें कि वो कौन सा गाना था जो नोटिफाइड हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिला, तो आई वुड से दैट वाज महामस्तकाभिषेक 2006। बाहुबली का नभन कराने जुड़ गया सारा देश। फिर मेरे को एक्चुअली मुझे याद नहीं है वो भजन। मैं चाहूंगा, मेरे को याद इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सुनाना चाहता हूँ इन सभी आज जो भी दर्शक देख रहे हैं कि ये सुने कि कौन है, मतलब मैं क्यों इतना बड़ा फैन हूँ आपका। मैं चाहता हूँ लोग सुने ये उस आवाज को। जरूर मैं कुछ लाइंस जरूर उसकी गाता हूँ। तो श्री बाहुबली का नभन कराने जुड़ गया सारा, फिर नीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश, फिर नीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। मस्तकाभिषेक
मस्तकाभिषेक हो। इससे पहले अब आगे हम बात करें, इससे पहले मैं एक बात जानना चाहूंगा। आपने अभी हमें बताया कि आप पहले कुछ और कर रहे थे, आप पढ़ाई लिखाई में आप कहीं और कुछ कर रहे थे, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, मुझे भजन, मुझे गाने, इनकी तरफ जाना है, आपको सिंगिंग की तरफ जाना है। लेकिन तो कई बार ऐसा होता है, उस टाइम ऐसा, मतलब आज से अगर मैं 10 साल 15 साल पहले की बात करूं तो हर पेरेंट्स नहीं मानते थे। लोग कहते थे कि क्या करोगे तुम सिंगिंग में, क्या मिल जाएगा तुम्हें सिंगिंग में। पहले यूट्यूब भी नहीं था। तो किस तरीके से, मतलब क्या सपोर्ट रहा, क्या कुछ आपने देखा वो वक्त? देखिए, मैं ये कहूंगा कि एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न, तो मेरी फैमिली में आई थिंक मेरे अंदर जो म्यूजिक आया ही है वो मेरे फादर और मदर की वजह से ही आया। वो दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन जो आपने कहा वो बिल्कुल टू द एक्सटेंट बिल्कुल सही बात है कि म्यूजिक एज अ करियर जब आपको चुनना होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत अनसेफ होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। आपकी पूरी लाइफ रिस्क पे होती है। एंड पर्टिकुलरली जब आप एक हाईली क्वालिफाइड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, देन क्विटिंग दैट एंड गोइंग फॉर अ म्यूजिक जोनर, वो भी भजन वाला जो एक एरिया है, वो उसमें थोड़ा और मुझे लगता है कि अगर हम नाम की बात करें या रिवॉर्ड्स की बात करें या चलिए पैसों की हम बात करें जो आप उससे अर्न करते हैं, तो वो काफी लिमिटेड होता है। तो फैमिली सपोर्ट में थी, ऐसा नहीं कि अपोजिशन में थी, बट एनी हाउ दे यूज्ड टू फेल्ट कि यार दिस गोइंग टू बी अ वेरी रिस्की डिसीजन फॉर यू, कि आप अपना जॉब क्विट करके यू आर वर्किंग एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड नाउ यू गोइंग टू क्विट दैट और फिर आप म्यूजिक फील्ड में जाएंगे। इट्स वेरी अनसर्टेन, पता नहीं क्या होगा, यू विल बी सक्सीड और नॉट। लेकिन समहाउ वो ऐसे हुआ कि आई टुक दैट डिसीजन एंड दे स्टूड बाय मी। और भगवान की कृपा है, गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद। जब सुर महावीर का था तो फिर कैसे झुकना था। ब्लेसिंग्स इज ऑल हिम। तो वहीं से आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन पावर होता है। वैसे मेरे जीवन में आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। मेरे जीवन में एक बहुत खास चीज है, मुझे गुरुओं का बहुत आशीर्वाद मिला है फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। जब मैं आई यूज्ड टू बी आई थिंक नॉट मोर देन 5 to 6 year old, मैं तब से गाना गाता था, भजन गाता था मंदिर में या कहीं किसी कंपटीशन में। या आई बिलोंग टू टीकमगढ़, तो टीकमगढ़ इज द सिटी पायनियर ऑफ जैन म्यूजिक बैंड। उस समय लाइव बैंड्स हुआ करते थे जो पंचकल्याणकों में जाके अपनी प्रस्तुतियां देते थे। तो आई यूज्ड टू बी सिंगर ऑफ दोज बैंड्स आल्सो। तो आई थिंक कि मुझे गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद मिला है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई सक्सीडेड इन दिस फील्ड। सर, गुरुओं का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, क्योंकि आपका जो बेल्ट है, टीकमगढ़ पूरा बेल्ट जो है, वहां पे विशेषकर माना जाता है कि आचार्य भगवान का भी बहुत ज्यादा वहां पे, मतलब महाराज जी भी ज्यादा रहे वहां पर, और महाराज जी के संघ के भी लोग संत वहां पे बहुत रहे। तो कहीं ना कहीं उस सानिध्य में आप ऐसे रहे कि आप पूरा इसी में जुड़ते चले गए, आपकी सिंगिंग फिर उसी तरीके से चले। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जहां पूरी दुनिया बॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहती है, अपनी शोहरत बनाना चाहती है, अपनी सिंगिंग दिखाना चाहती है, लेकिन रूपेश जैन आखिरकार बॉलीवुड में क्यों नहीं अपना कदम रखते? इसके आई वुड से कि बहुत खास कोई रीजन इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ चॉइस। मे बी शुरुआत में मुझे लगा होगा कि मुझे भी वहां ट्राई करना चाहिए, लेकिन जितना मैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं जब भी गुरुजनों के उनके कांटेक्ट में रहा, जब भी उनकी ब्लेसिंग्स मिली, तो उन्होंने मुझसे हमेशा ये कहा कि आपकी जो आवाज है, जो आपका टेक्सचर है, या जिस तरह से आप गाते हैं और जो फील आता है, तो अगर आप भजन गाएंगे तो लोगों के दिल तक आपकी आवाज पहुंचेगी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप बॉलीवुड मत गाइए या ट्राई मत कीजिए, लेकिन हमेशा उन्होंने कहा कि देव शास्त्र गुरु के लिए अगर आप कुछ कर पाए इस जीवन में, बीइंग अ जैन, तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं, और मेरे जीवन के आइडल जिनको मुझे लगता है, जो मैं उनका फैन नहीं हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, दादू रविंद्र जैन जी, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो भी इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि वो एक लाजवाब म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने फिल्में भी उतनी ही शानदार बनाई है, फिर भी हम उनको याद करते हैं उनके डिवोशनल क्रिएशंस के लिए। तो कहीं ना कहीं उनकी भी छाप मेरे अंदर है। मैं हमेशा से वैसा बनना चाहता था, शायद वो मुझे डिवोशन की तरफ लेके गया, डिवोशन फील्ड की तरफ लेके गया। और फिर मुझे भी दादा की आवाज को आज भी बॉलीवुड भी बहुत याद करता है। 100% इनक्रेडिबल, उनके जैसा
कोई भी नहीं है, ही इज अनमैचेबल। वो चले गए हैं लेकिन जो उन्होंने किया है उसको कोई भी आई थिंक उस लेवल को अचीव कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है, हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। एक्चुअली सर, अब जैसे हम बात अभी आपकी जिंदगी की करी कि इस जिंदगी में कहां से क्या कुछ कैसे किया आपने, लेकिन सोचने वाली बात है कि आप बॉलीवुड की जो धुन होती हैं आप उन्हें भी यूज करते हैं, अपनी धुनें भी बनाते हैं, लेकिन जब बॉलीवुड की धुन आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्या सामने आती हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स वो होती हैं, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं। सागर जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि जो हम जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, वैसे यू आर आर्टिस्ट, आप अदरवाइज आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो लोग आपको जज करते हैं, यू नो। तो जब हम फिल्मी म्यूजिक के ऊपर अपने सॉन्ग्स बनाते हैं या भजन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम वो होता है कि दे गेट जज्ड कि आपने फिल्मी ट्यून उठाई, वो गाना हमको याद आता है उससे, यू नो, वो भजन के भाव उसमें नहीं आते हैं। तो आई ऑल्सो वो मुझे भी कभी कभी ऐसे नहीं है, मुझे भी कभी कहीं ना कहीं वो फील होता था। लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि एक जब म्यूजिक का एरा चेंज हुआ ना तो सुनने वाले भी चेंज हुए। हालांकि इट्स नॉट एन एक्सक्यूज भी नहीं है ये और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप अभी भी बहुत अच्छा प्राइवेट म्यूजिक क्रिएट कीजिए तो मे बी लोग उसको भी सुनेंगे, लेकिन हर बॉल पे 6 मारना बहुत मुश्किल है। प्राइवेट कोई सी ट्यून कितने लोगों को पसंद आती है ये बहुत डिफिकल्ट काम है, यू नो। तो आजकल क्रेज हम जैसे जो नया जो यूथ है उनको नए गाने अपील करते हैं, तो मुझे लगता है उनको धर्म से जोड़ने के लिए अगर हमने वो ट्यून ली है तो मुझे उसमें उतनी बुराई नजर नहीं आती। आपको करना ये चाहिए कि वर्ड्स इस तरह से पिरोइए उसमें कि लोग विवश हो जाएं कि वो जो ओरिजिनल गाना है वो शायद उनको याद ना आए और जो आपका भजन है उसके लिरिक्स उनको इतना असर कर जाएं कि वो उसमें रम जाएं। तो ये एक टेक्निकल इश्यू था। दूसरा जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें कॉपीराइट्स के बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आप किसी की बनाई हुई धुन ले रहे हैं और उस पर अपने शब्द लिख रहे हैं तो आपका जो क्रेडिट है उसका वो आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपको वो जो रेवेन्यू या क्रेडिट है वो शेयर करना होगा। तो ये सब हम करते रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा एज अ म्यूजिशियन मुझे लगता है कि प्राइवेट म्यूजिक को हमेशा तहरीज मिलना चाहिए। अगर श्रोता वैसे हों और वो एक्सेप्ट करने लगे तो हम ज्यादातर काम कोशिश करेंगे कि नया क्रिएशन। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, एक जहन में बात आती है, क्या नन्ना रूपेश भी सिंगिंग करता था और स्टेज शोज करता था जैसे आज रूपेश जैन दी सिंगर रूपेश जैन करते हैं? स्टेज शोज तो आई वुड से कि नहीं, क्योंकि इतना तो रिकॉग्निशन नहीं था कि स्टेज शोज मिलते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ एक म्यूजिक बैंड था, तो जब हम पंचकल्याणकों में प्रस्तुतियों के लिए जाते थे तो कभी कभी ऐसे हो जाता था कि भाई रूपेश आया है हमारे बीच में, एक भजन वो सुनाएगा, तो आई यूज्ड टू गेट स्टेज, हम सुनाते थे। देन कभी किसी कंपटीशन में या मंदिर में कोई ऐसा फंक्शन है लोकल लेवल पे है या थोड़ा थोड़ा जहाँ लोग जानने लगे हैं कि एक बच्चा है बहुत अच्छा गाता है, तो वहाँ की कोई समिति है तो वो आते थे घर पे ले जाते थे कि भाई चलो हमारे यहाँ। आप ही पाठशाला वाले हैं? हाँ, काइंड ऑफ पार्ट्स, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट मैं एक्चुअली मेरा पाठशाला भी मेरे म्यूजिक की वजह से होता था कि मैं वहां जाके भजन गाऊंगा और सुनाऊंगा। ये चीज हम दोनों में सेम है, ये चीज दोनों में सेम है। मैं भी इसलिए जाता था पाठशाला क्योंकि वहां पे कुछ भजन या कुछ गाने का या माइक लेने का मौका मिल जाए। यस। तो मेरा इंटरेस्ट वही था। हालांकि ऐसे नहीं, मुझे स्वाध्याय भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नॉट एट द टाइम, वहाँ उस समय तो मुझे समझता भी नहीं था। धीरे धीरे जब मुझे लगा कि इस लाइन आप आ गए इस फील्ड में, लेकिन यहाँ की भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी करनी है, बहुत सारे लेवल्स हैं, उस पर आपको अपने आप को ग्रूम करना होता है, अपने आप को नॉलेज आपका बढ़ाना होता है, तब फिर धीरे धीरे थोड़ा अध्ययन भी शुरू हुआ है। व्हाट्सएप की खबरों जैसे आधा काम ना करो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें और बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबाना।